कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर 2025 है और अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की सबसे अहम कानूनी खबरों की गहराई में उतरेंगे। जी, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीतिगत बदलावों से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। बिल्कुल। पिछले 48 घंटों में काफी कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले तो मतलब सीधे आम आदमी और व्यापार जगत को प्रभावित करने वाले हैं। और वहीं कुछ टिप्पणियां गहरे कानूनी और सामाजिक सवाल भी उठा रही हैं। हाँ, तो चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ही बात करते हैं। चेक बाउंस मामलों पर 2 बड़े अपडेट आए हैं। जी। एक तो ये कि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन लिया गया हो, मतलब जो शायद इनकम टैक्स एक्ट के तहत सही ना हो। हाँ बिल्कुल, धारा 269 SS का उल्लंघन। हाँ, तब भी चेक बाउंस होने पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, NI एक्ट, उसके तहत केस चल सकता है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट का फैसला पलटा इस पर। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है। देखिए, ये वाकई एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना है कि NI एक्ट, जो मुख्य रूप से चेक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की सैंक्टिटी, पवित्रता बनाए रखने के लिए है, वो अपने आप में एक अलग व्यवस्था है। अच्छा। अगर किसी ने इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन करके 20,000 से ज्यादा नगद में लोन दिया तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उधार लेने वाले की जो देनदारी है वो NI एक्ट के तहत खत्म नहीं हो जाती। कोर्ट ने माना कि ये कर्ज फिर भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य कर्ज यानी लीगली एनफोर्सेबल डेट है, तो प्राथमिकता चेक के सम्मान को दी गई है। अच्छा, तो मतलब लोन देने के तरीके में अगर गड़बड़ी है तो वो लोन वापसी की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करती, खासकर NI एक्ट के नजरिए से। ठीक है। सही। और दूसरा अपडेट था कि चेक बाउंस केस में अब आरोपी को कोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस लेने से पहले समन भेजने की जरूरत नहीं है। इसका क्या असर होगा? क्या ये प्रक्रिया को तेज करने के लिए है? बिल्कुल, इसका सीधा मकसद यही है, प्रक्रिया को तेज करना। अक्सर होता क्या है कि समन तामील करवाने में महीनों लग जाते हैं। हाँ, ये तो है, जिससे केस शुरू होने में बेवजह देरी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संज्ञान लेने के टाइम पर सीवे प्रोसेस जारी किया जा सकता है, समन पहले भेजना अनिवार्य नहीं है। ये उन लाखों पेंडिंग चेक बाउंस मामलों के निपटारे में तेजी लाने की एक कोशिश है जो हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा बोझ है, सच में। बिल्कुल, लाखों मामले हैं। अच्छा, ये तो हुई चेक बाउंस की बात। प्रॉपर्टी और फाइनेंस से जुड़े कुछ और अहम फैसले भी आए हैं। जी। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक नीलामी के नोटिस में प्रॉपर्टी पर मौजूद किसी भार मतलब एनकम्ब्रेंस जैसे कोई पुराना लोन या किसी और का अधिकार इसका खुलासा नहीं करता तो वो नीलामी रद्द मानी जाएगी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ना सिर्फ नीलामी रद्द की बल्कि खरीदार को उसका पैसा वापस दिलाने का आदेश भी दिया। ये खरीदारों के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा कदम है। सही बात है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति नीलामी में घर खरीदता है और बाद में पता चलता है कि उस पर तो पहले से ही कोई कानूनी पेंच फंसा है या लोन बकाया है। कितना परेशान होगा वो। हाँ बिल्कुल। तो ये फैसला बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर पारदर्शिता बरतने का दबाव डालेगा। उन्हें नीलामी से पहले पूरी ड्यू डिलिजेंस करनी होगी और सारी जानकारी मतलब सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। पारदर्शिता की बात आपने की तो बिल्डरों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। हाँ, वो भी जरूरी था। अगर बिल्डर फ्लैट या प्लॉट का कब्जा देने में देरी करता है तो खरीदार को भी उतना ही ब्याज मिलना चाहिए जितना बिल्डर खुद खरीदार से पेमेंट में देरी होने पर वसूलता है। कोर्ट ने यहाँ तक कि एक मामले में ब्याज दर को बढ़ाया भी। ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अक्सर देखा जाता है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो BBA होता है उसमें शर्तें एक तरफा होती हैं। हाँ बिल्कुल। पर कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश की है और ये फैसला रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा उसके प्रावधानों को भी मजबूती देता है और घर खरीदारों को निश्चित तौर पर राहत पहुंचाएगा। अच्छा, और वरिष्ठ नागरिकों के हक में भी एक फैसला आया है। सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल बने हैं, जी, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स, हाँ, वो बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी से बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। ये फैसला उस कानून की जो मूल भावनाएं उसको दर्शाता है, जिसके तहत ये ट्रिब्यूनल बने इसलिए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बचाया जा सके। सही है। अगर संपत्ति माता पिता की है और बच्चे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाने के बजाय उन्हें परेशान कर रहे हैं तो ट्रिब्यूनल उन्हें संपत्ति खाली करने का आदेश दे सकता है। ये कानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाता है, उसे असलियत में लागू करता है। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और दिलचस्प टिप्पणी आई है जो पर्सनल लॉ व्यक्तिगत कानून से जुड़ी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की एक धारा है 15(1)(b
हाँ, काफी चर्चित धारा है ये। उसको चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब एक हिंदू महिला की शादी होती है तो उसका गोत्र बदल जाता है। ये किस संदर्भ में कहा गया, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये टिप्पणी उस कानूनी प्रावधान के संदर्भ में आई है जो ये तय करता है कि अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत किए मर जाती है जी, और उसके कोई बच्चे या पति नहीं है, तो उसकी संपत्ति, खासकर वो संपत्ति जो उसे अपने पति या ससुर से मिली हो, वो उसके पति के वारिसों को जाएगी, और जो संपत्ति उसे अपने माता पिता से मिली हो वो उसके पिता के वारिसों को जाएगी। सेक्शन 15(1)(b) पति के वारिसों की बात करता है। अच्छा। याचिका में इसी प्रावधान के उस हिस्से को चुनौती दी गई है जो कहता है कि संपत्ति पति के वारिसों को जाएगी, न कि उसके मायके वालों, पिता के वारिसों को, अगर वो संपत्ति उसे माता पिता से न मिली हो। तो कोर्ट की गोत्र बदलने वाली टिप्पणी इसी बहस का एक हिस्सा है कि शादी के बाद महिला का संबंध अपने पति के परिवार से किस हद तक जुड़ जाता है, कम से कम उत्तराधिकार के कानून के नजरिए से। ये एक जटिल मुद्दा है जिस पर अभी बहस चल रही है, फाइनल कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ये टिप्पणी एक बहुत ही विशिष्ट कानूनी सवाल के संदर्भ में है। ठीक है, एक और बुनियादी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। क्या न्यायिक अधिकारी, मतलब जुडिशियल ऑफिसर्स, जो मौजूदा जज है, हाँ, जैसे सिविल जज वगैरह, हाँ, वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में वकीलों के लिए जो आरक्षित कोटा होता है, बार कोटा, उसके तहत भी दावा कर सकते हैं। हाँ, ये जुडिशरी की जो आंतरिक संरचना है और भर्ती प्रक्रिया, उसे जोड़ा एक अहम सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 233 डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति की बात करता है। जी। उसमें कुछ पद वकीलों के लिए होते हैं जिन्हें कम से कम 7 साल का अनुभव हो, और कुछ प्रमोशन से भरे जाते हैं, सर्विस से। सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति जो पहले वकील था फिर जज बन गया, वो बाद में डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए वकीलों वाले कोटे से अप्लाई कर सकता है, या उसे सिर्फ प्रमोशन का ही इंतजार करना होगा? इस पर 5 जजों की बेंच का फैसला आएगा, जिसका असर नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ेगा। काफी अहम फैसला होगा ये, निश्चित रूप से। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक की हिरासत में मौत, कस्टोडियल डेथ के मामले में काफी सख्ती दिखाई है। आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी न होने पर राज्य सरकार और सीबीआई दोनों को फटकार लगाई है। जी हाँ, और कोर्ट के शब्द काफी कड़े थे। उन्होंने उनके प्रयासों को दिखावा यानी शैम तक कह दिया। ये हिरासत में होने वाली मौतों जैसे जो गंभीर मामले हैं, उनमें जवाबदेही तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को दिखाता है। बिल्कुल। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो फिर न्याय व्यवस्था का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और इस फटकार के बाद सीबीआई ने फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम भी घोषित किया, जो दिखाता है कि कोर्ट की निगरानी का असर होता है। सही कहा। चलिए अब जरा हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अब यूसीसी की तरफ बढ़ने का समय नहीं आ गया है? ये टिप्पणी किस मामले में आई? ये टिप्पणी एक ऐसे मामले में आई जहां व्यक्तिगत कानून, मतलब पर्सनल लॉ, इस केस में शायद इस्लामी कानून के तहत बाल विवाह की कथित वैधता का सवाल था। अच्छा। और राष्ट्रीय आपराधिक कानून जैसे पॉक्सो एक्ट, इनके बीच एक टकराव की स्थिति बन रही थी। हाँ। कोर्ट ने इसी विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ होने से भ्रम और जटिलता पैदा होती है, और एक समान नागरिक संहिता इस समस्या का समाधान हो सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, उसमें दर्ज आकांक्षा को फिर से चर्चा में लाता है। काफी बड़ी टिप्पणी है ये। हाँ, महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट से ही एक और खबर है दिल्ली दंगों से जुड़ी। कोर्ट ने पूर्व एपी पार्षद ताहिर हुसैन को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की टिप्पणी भी काफी सख्त थी यहाँ। हाँ, कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, मतलब प्राइमा फेसी, ऐसा लगता है कि उसके घर का इस्तेमाल दंगों के दौरान हिंदुओं पर हमला करने के लिए एक किले की तरह किया गया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह दिखाता है कि दंगों जैसे गंभीर मामलों में अदालतें सबूतों और परिस्थितियों का कितनी बारीकी से आकलन कर रही हैं। मीडिया और मानहानि, डेफेमेशन, इससे जुड़े भी 2 मामले सुर्खियों में रहे। जी। एक तो दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता पर अडानी समूह पर रिपोर्टिंग करने से रोकने वाला एक तरफा गैग ऑर्डर, मतलब एक तरह का प्रकाशन रोधी आदेश, हटा दिया है। ये पत्रकारों के लिए राहत की बात है। तत्कालिक रूप से राहत जरूर है, क्योंकि एक तरफा आदेश, एक्स पार्टी ऑर्डर, बिना दूसरे पक्ष को सुने जारी किया जाता है। हाँ। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत अब दोनों पक्षों को सुनकर नए सिरे से आदेश पारित करे।
ये मामला प्रेस की स्वतंत्रता बनाम कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच जो संतुलन है, बिल्कुल, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन गैग ऑर्डर हटना महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जी, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि इस सीरीज में उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। ये मामला दिखाता है कि मनोरंजन के माध्यमों, खासकर जो वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों पर आधारित होने का दावा करते हैं, उन्हें भी मानहानि कानूनों के दायरे में लाया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच की जो महीन रेखा है, उसको फिर से परिभाषित करने वाला हो सकता है। दिलचस्प। राजस्थान हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका को काफी सख्त शब्दों में खारिज किया है शायद। हाँ, कोर्ट ने याचिका को अब्सर्ड, फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस कहा, यानी बेतुका, तुच्छ और परेशान करने वाला। अच्छा। कोर्ट का मानना था कि याचिका में लगाए गए आरोप बिना किसी ठोस आधार के थे और कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। ये दिखाता है कि अदालतें राजनीतिक रूप से प्रेरित या आधारहीन याचिकाओं को गंभीरता से नहीं लेती, खासकर जब वे उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ हों। ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को थोड़ी राहत मिली है। उनके बैंक खाते पर लगा फ्रॉड टैग हटाने का आदेश दिया गया है। ये फ्रॉड टैग क्या होता है और इसके हटने का क्या मतलब है? देखिए, जब किसी बैंक को लगता है कि कोई खाता धोखाधड़ी वाले लेन देन से जुड़ा है, तो वो RBI के दिशा निर्देशों के तहत उसे फ्रॉड के रूप में क्लासिफाई या चिन्हित कर सकता है। ओके। इससे खाता धारक के लिए बैंकिंग लेन देन करना, नया लोन लेना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है। सिविल स्कोर खराब हो जाता है। कोर्ट ने शायद प्रक्रियात्मक आधार पर या सबूतों के अभाव में इस टैग को हटाने का आदेश दिया है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य मामला अभी भी चल रहा है। ये सिर्फ एक तकनीकी राहत है, न कि मामले से बरी होना। समझ गई। ठीक है, अब कुछ शासन और नीतिगत अपडेट्स देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर अपना ही 2019 का नियम बदल दिया है। अब क्या होगा? अब वापस पुरानी व्यवस्था लागू होगी, यानी EVM के वोटों की गिनती के आखिरी राउंड से पहले सभी पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी करनी होगी। अच्छा, पहले वाली व्यवस्था। जी। 2019 में नियम बदला गया था कि EVM और पोस्टल बैलेट की गिनती साथ साथ चल सकती है, लेकिन अब चुनाव आयोग का मानना है कि पुरानी व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी और सटीक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पोस्टल बैलेट के नतीजों को लेकर कोई भ्रम न रहे और वे अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले पूरी तरह गिन लिए जाएं। ठीक है। और लद्दाख से खबर है कि सोनम वांगचुक के NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। FCRA लाइसेंस क्या होता है और इसके रद्द होने के क्या मायने हैं? FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कानून विदेशी चंदे को नियंत्रित करता है। किसी भी गैर सरकारी संगठन मतलब NGO को विदेश से चंदा लेने के लिए FCRA लाइसेंस की जरूरत होती है। अच्छा। सरकार अगर पाती है कि NGO ने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जैसे चंदे का हिसाब सही नहीं रखा या उसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए किया, तो वो लाइसेंस रद्द कर सकती है। अब सोनम वांगचुक लद्दाख को लेकर काफी मुखर रहे हैं, तो ऐसे में लाइसेंस रद्द होने को उनके आलोचक सरकार के दबाव के तौर पर भी देख सकते हैं, जबकि सरकार का कहना होगा कि ये नियमों के उल्लंघन का नतीजा है। ये तो विवाद का विषय बन सकता है। हाँ, अक्सर बनता है ऐसे मामलों में। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण पर भी अपडेट है। हाईकोर्ट ने सरकार को सर्वेक्षण जारी रखने की इजाजत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हाँ, कोर्ट ने 2 अहम शर्तें लगाई हैं। पहली, सर्वेक्षण में भाग लेना पूरी तरह स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी होना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। सही। और दूसरी चीज, जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसे पूरी तरह गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए। जाति सर्वेक्षण भारत में हमेशा से एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। बिल्कुल। कोर्ट ने निजता और स्वैच्छिकता के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सर्वेक्षण की अनुमति देकर एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश की है। और टैक्स पेयर्स, करदाताओं के लिए एक राहत की खबर है। CBDT ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। जी हाँ, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। अच्छा, अक्टूबर अंत तक? जी। कई टैक्स प्रोफेशनल्स और एसोसिएशन इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि ई-फाइलिंग पोर्टल पर कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही थी और अनुपालन का बोझ भी ज्यादा था। तो ये विस्तार निश्चित रूप से उन्हें राहत देगा। अंत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ ने
हाल ही में कुछ मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण दिए हैं। ये भी काफी चर्चा में रहा। हाँ, उन्होंने कई बातें कही। एक तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस पर अयोध्या फैसले में जो उनकी टिप्पणी थी उसे सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि उन्होंने विध्वंस को अपवित्रीकरण, डेसिक्रेशन नहीं कहा था, बल्कि फैसले में जो निष्कर्ष दर्ज थे उनका हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद का विध्वंस और 1949 में मूर्तियां रखना गलत था। दूसरा, उन्होंने न्यायिक देरी के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को जिम्मेदार ठहराया, न कि जजों की अक्षमता को। ये शायद आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल की आलोचना का जवाब था। हाँ, वो एक बहस चली थी। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जमानत मामलों के आवंटन, मतलब केस एलोकेशन को लेकर लगे आरोपों का भी खंडन किया। बिल्कुल, उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज किया कि जमानत के मामले खासतौर पर जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को भेजे जाते थे। उन्होंने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, फैक्चुअली इनकरेक्ट कहा। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों द्वारा इस तरह के स्पष्टीकरण देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न्यायपालिका के कामकाज, उसकी चुनौतियों और उस पर लगने वाले आरोपों पर एक अंदरूनी दृष्टिकोण, एक इनसाइड पर्सपेक्टिव देता है। सही बात है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी पब्लिक डिस्कोर्स और स्क्रूटनी, मतलब सार्वजनिक विमर्श और जांच के दायरे में है। तो पिछले 2 दिनों की इन तमाम खबरों को अगर हम समेटें तो कई अहम बातें उभर कर सामने आती हैं, जैसे व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार की कोशिश, पर्सनल लॉज और राष्ट्रीय कानूनों के बीच का तनाव, और न्यायपालिका की अपनी चुनौतियां और जवाबदेही। हाँ बिल्कुल, अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल यही उभरता है, जिसे शायद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूसीसी पर टिप्पणी करते हुए भी छुआ था, कि बदलते सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में संतुलन कैसे साधा जाए। चाहे वो नागरिक अधिकारों और कॉरपोरेट हितों के बीच हो, व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों और एक समान राष्ट्रीय कानून के बीच हो, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही के बीच हो। ये सारे मामले दिखाते हैं कि यह संतुलन खोजना एक सतत प्रक्रिया है, कोई आसान जवाब नहीं है इसका। बिल्कुल सही कहा। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। ये था आज का कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज। हम जल्द ही और कानूनी विश्लेषणों के साथ हाजिर होंगे।